हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर है? अच्छा, शब्दकोश जानते हैं कैसे हिंदी का निकाला जाता है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि इंग्लिश का शब्दकोश क्या होता है। जैसे ए जो है 1 नंबर पे है, बी जो है 2 नंबर पे है, सी जो है 3 नंबर पे है, ई जो है 5 नंबर पे है। ठीक है, इसी तरह से हिंदी का शब्दकोश चलता है। ठीक है, इसी तरह से हिंदी का शब्दकोश चलता है। तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ कि कौन सा शब्दकोश, इसका क्रम कैसे चलता है। ठीक है, हिंदी का क्रम कैसे चलता है। तो पहले स्वर का देख लीजिए, फिर व्यंजन का मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्वर का सबसे पहले ना अंग जो होता है ये प्रथम स्थान पे है स्वर में। फिर उसके बाद ये चंद्रबिंदु वाला जो होता है ये इसका नंबर आता है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? अह का। अगर ये तीनों दिखे ना तो सबसे पहले अंग वाला है, फिर चंद्रबिंदु वाला है, फिर अह वाला है। इसके बाद अ का नंबर आता है, इसके बाद आ का नंबर आता है, इसके बाद ई का, बड़ी ई का, फिर ऊ का, बड़ा ऊ का, फिर री का। ठीक है, फिर उसके बाद किसका आता है? ए का, फिर ए का, फिर ओ का, फिर औ का। ये स्वर का क्रम है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे सेट किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका क्रम है? स्वर का। इसी तरह से जो है हिंदी में व्यंजन का भी क्रम होता है। व्यंजन का क्रम कैसे होता है? क होता है, क के बाद छ होता है। छ क्यों होता है? क्योंकि छ जो है ना क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसलिए क के बाद क ही सेट होगा, क्योंकि यह छ जो है क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। ठीक है, तो क के बाद छ आएगा, फिर इसके बाद ख आएगा, फिर उसके बाद ग आएगा, घ आएगा, ङ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? च आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? छ आएगा, ज आएगा, और ज के बाद क्या आएगा? ज्ञ आएगा। क्यों ज्ञ आएगा? क्योंकि ज्ञ जो है ना आधा ज और य से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से झ आएगा। ठीक है, ठीक है, ज के बाद ज्ञ आएगा, और ज्ञ के बाद झ आएगा, झ के बाद य आएगा, फिर ट ठ ड ढ र आएगा, र, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा? त आएगा। त के बाद त्र का नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्र, क्योंकि त और र से ये मिलकर बना है त्र। ठीक है, फिर उसके बाद थ द ध न, फिर उसके बाद प फ ब भ म, फिर उसके बाद य र ल व, फिर उसके बाद क्या आएगा? ये बड़ा स, उसके बाद ये वाला संयुक्त वाला स्र आएगा, क्योंकि यह बड़ा स और फिर र से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये स्र आ गया। फिर उसके बाद मूर्धन्य स, फिर छोटा स, फिर ह। ये इसका व्यंजन का क्रम होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सब कुछ बता दिया हूँ व्यंजन में कैसे इसका क्रम है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द प्रथम स्थान पे है? अच्छा, तर्क जो है ना, मैं चारों शब्द को तोड़कर बता रहा हूँ। एक तर्क है, तो तर्क को यदि हम तोड़ेंगे तो त में क्या छिपा हुआ है? अ। ठीक है, तो त में हलंत लगाएंगे, अ भी इसका निकाल दीजिए। फिर उसके बाद तर्क, पहले र आ रहा है कि क आ रहा है? पहले र आ रहा है, तो आधा र, और फिर उसके बाद प्लस क, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? अ, क्योंकि क में अ छिपा हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से तक्र का होगा, तक्र का। तो तक्र का क्या लिखेंगे? आधा त अ, फिर उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, तक्र ये जो क्रम वाला है ना, ये दिखता है आधा, लेकिन ये होता है पूरा। और इसमें क्या आधा होता है? आधा क होता है, फिर उसके बाद ये र होता है, फिर उसके बाद ये अ आएगा। ठीक है, तो ये तक्र का हो गया। फिर उसके बाद तंग का देख लीजिए। तंग का, तो तंग का क्या होगा? त, आधा त, फिर अब देखो इसमें बिंदु वाला अ रहेगा। ठीक है, तंग। फिर उसके बाद क्या आएगा? ग आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा? अ आएगा। फिर उसी तरह से तंत्र का देख लीजिए।
तंत्र का ये बिंदी इसमें त्र है, ठीक है। तो आधा त, फिर उसके बाद क्या है, त के बाद अंग आएगा, अंग के बाद फिर उसके बाद क्या आएगा, ये त से मिला है और धन र से मिला है और लास्ट में अ लगा देंगे। ये तंत्र का हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से देखें ये त से, तो त से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यह किस स्थान पर है। तो अब सेकेंड वाले वर्ण को पकड़िएगा, ये अ को देखिए। तो मैंने बताया हूँ कि पहले अ आता है कि अंग आता है, अंग आता है, तो पहले अंग आता है। ये दोनों देखो, अंग और अंग, यहाँ से भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों में सेम है, तो पहला स्थान क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसके बाद इन दोनों में देखिए, ग और त में, तो पहले ग आता है कि त आता है, पहले ग आता है। तो इसका मतलब ये वाला तंग वाला ये पहला स्थान हो गया और ये वाला कौन सा स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये तर्क और तक्र में देख लीजिए कौन सा कौन स्थान पे है। त सेम है, अ सेम है, र और क में पहले कौन आएगा, यहाँ से देखो, र और क में पहले कौन आएगा, पहले क आएगा, तो तीसरे नंबर पे तक्र हो जाएगा। और तर्क जो होगा वह किस नंबर पे होगा, ये चौथे नंबर पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब होगा तंग। तंग किस स्थान पे है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम स्थान पर क्या है, तंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, एक बात आप लोग जानते होंगे कि जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा है ना, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे ये लड़का शब्द है ना, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, और इससे भाववाचक संज्ञा यदि मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, लड़कपन बनेगा, लड़कपन। तो इसका सही क्या जवाब होगा, लड़कपन, ठीक है। एक अपना सर्वनाम है, इससे यदि मैं बनाऊंगा भाववाचक संज्ञा तो अपनापन बनेगा। मानव से क्या बनेगा, मानवता बनेगा। शीतल से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा, शीतलता बनेगा, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे संज्ञा होती कितनी प्रकार की है, संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसमें किसी का नाम हो सकता है, जैसे कोई नदी का नाम हो गया नर्मदा, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यह किसी जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का हो गया ना, तो सभी लड़के जाति का बोध हो गया। जैसे लड़की हो गया ना, तो लड़की, सभी लड़की जाति का बोध हो गया। जैसे कोई गाय हो गई ना, तो गाय में कई प्रकार की गायें आती हैं, ठीक है। तो यह किसी गाय का बोध हो गया, मतलब किसी गाय जाति का बोध हो गया, मतलब सभी गाय जाति का बोध हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो मैं ही बता ही दिया हूँ। जैसे लड़का से लड़कपन बन गया, मानवता बन गया, शीतलता बन गया, मित्र से मित्रता बन गया, अपना से अपना तत्व बन गया, अपनापन बन गया। अपनापन भी होता है अपना से, और अपनत्व भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा आप लोग जानते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र की बात होती है समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे मेला हो गया, एक छोटा सा क्षेत्र होता है मेला, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से कुंज हो गया, कुंज मतलब कुछ लोगों का दल जो होता है, कुंज होता है। फिर इसके बाद एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं। जैसे दूध हो गया, चाय हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, चांदी, कोयला, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो वैसे संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार का रूल होता है कि किसी भी वाक्य में
एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है, मुझे सजना के लिए, इस सजना का मतलब हुआ ना संवरना, अपने आप को, जैसे ये मेकअप करके नहीं अच्छा लगने के लिए कोई संवरता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ब्याह शादी में जो है कि जयमाला जब होता है तो उसमें लड़कियां कितना संवरती हैं, सजती हैं, मेकअप करती हैं, तो वो उस सजना से इसमें मतलब है, मतलब संवरना। और किसके लिए सजना? वर के लिए, यानी कि दूल्हे के लिए, अपने बालम के लिए सजना। ठीक है, तो सजना है मुझे सजना के लिए, इसका मतलब हो गया संवरना, और इसका मतलब हो गया किसके लिए? अपने मंगेतर के लिए, अपने बालम के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन दोनों शब्द क्या हैं? एक ही हैं, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अच्छा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य में या जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण जो है बार बार आते हैं, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए। देखो म की आवृत्ति हुई म, तो ये म इसमें मिल रहा है ना, ये म, तो इसलिए ये कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन उस शब्द के अर्थ जो होते हैं ना एक से अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में इसका मैं बता देता हूँ। रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलमुखधारी। जो इसमें सिलमुख मैं बोल रहा हूँ ना, सिलमुख, तो एक सिलमुख शब्द एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिलमुख शब्द एक ही है लेकिन इसके दो अर्थ होते हैं। एक सिलमुख का मतलब होता है भौरा और एक सिलमुख का मतलब होता है बाण। तो इसलिए रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुवीर सिलमुखधारी, तो ये कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण को कमल, चरण ही कमल है, तो ये कौन सा है? चरण ही कमल है। ठीक है, तो ये कौन सा है? रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये छ जो बना है ना, ये क और मूर्धनी स से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ये जो ज्ञ है आधा ज और य से मिलकर बना है, तो यह भी संयुक्त व्यंजन है। ये त जो है आधा त और र से मिलकर बना है, तो यह भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। लेकिन य जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन में आता है, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो ये इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वैसे वाच्य जानते हैं आप लोग कितने प्रकार का होता है? वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जिसमें भाव प्रधान होता है उसमें भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझा दूं क्या? जैसे कर्तृवाच्य जो होगा ना, कर्तृवाच्य देख लीजिए, कर्तृवाच्य में जो है ना, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलेगी। जैसे मैंने लिख दिया राम गाना गाता है। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया सीता गाना गाती है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें गाना गाता है, गाना गाती है, यह गाना गाता, ठीक है, गाना गाती,
यानी राम के जगह पे मैंने सीता कर दिया तो क्रिया चेंज हो गई। यह क्या है, पुल्लिंग क्रिया है। तो अब गाती हो गई तो स्त्रीलिंग हो गई। यानी कर्ता के अनुसार यदि क्रिया चेंज हो रही है ना, तो वह क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है तो वह कर्तृवाच्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य जो होता है ना, वह अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य जो होता है, कर्मवाच्य इसमें जो होता है ना, यह इसमें जो क्रिया इसमें कर्म जरूर होता है। ठीक है, और क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार चेंज होती है। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। और कर्म हम कैसे पता लगाते हैं, आप लोग जानते हैं, क्रिया से हम क्या या किसको प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका आंसर प्राप्त होता है तो उसमें क्रिया है। ठीक है, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है ना, तो क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। अगर यहीं पे लिख दूं कि राम द्वारा पत्र पढ़ी जाती है, नहीं, पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि पत्र जो है ना, पत्र क्या है, कर्म है। और पत्र जो होता है, पत्र जो होता है यह स्त्रीलिंग है। तो अब ये कर्म के अनुसार जो है क्रिया चेंज होगी। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है और राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी पत्र के जगह पे रहेगा तो क्रिया इस स्त्रीलिंग हो जाएगी, और यहीं पे पुस्तक हो जाएगा तो पुस्तक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग होगी। इसी हिसाब से भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य आप लोग जानते हैं कि भाववाच्य में हमेशा आकर्मक क्रिया होती है, और यह पुल्लिंग क्रिया जो होती है हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होती है, और एक वचन में प्रयोग होती है तथा अन्य पुरुष में प्रयोग होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, अब देखो यह एक वचन में प्रयोग हुआ कि नहीं, इसमें कर्म नहीं रहेगा, यह अकर्मक क्रिया होगी। और यह हमेशा, ये देखो जाता है, ये पुल्लिंग है, यहाँ पे कोई लेडीज़ भी रहेगी ना, लेडीज़ को भी दर्शाएगा ना, तो ये क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग में ही होगी। और जाता है, जाता क्रिया क्या है, एक वचन है, और अन्य पुरुष का मतलब किसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यह कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6, साहचर्य का विलोम क्या होगा। क्या दिया हुआ है, साहचर्य। साहचर्य का विलोम क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव। सहयोगी का विलोम मुझे बता दीजिए, तो सहयोगी का प्रतियोगी। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है। ठीक है, और संकीर्ण का विलोम क्या होगा, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। ठीक है, अच्छा अनुराग का विलोम मुझे बताइए, तो कुछ मैं विलोम बता देता हूँ। अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। ठीक है, अनुनासिक का क्या होगा, अनुनासिक का निरनुनासिक होगा, अनुनासिक का निरनुनासिक होगा। अच्छा निर्मल का विलोम क्या होगा, निर्मल का मलिन होगा। अथ का विलोम क्या होगा, इति। उन्मूलन, इसको ध्यान रखिएगा, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण। ठीक है, और उन्मीलन, सॉरी गलती हो गया मुझे से, फिर से देख लीजिए। एक होता है उन्मूलन, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण, रोपण होगा। और एक होता है उन्मीलन, उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, निमीलन, निमीलन। तो उन्मूलन का विलोम रोपण और उन्मीलन का विलोम क्या होगा, निमीलन। ठीक है, तिमिर का विलोम क्या होगा, आलोक। अमर का मर्त्य, अमर का मर्त्य। निर्दय का विलोम क्या होगा, निर्दय का सदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में भारती का पर्यायवाची है, भारती किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, भारती। अच्छा अन्य और पर्यायवाची इनके होते हैं, मैं बता देता हूँ, लिखने में ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे शारदा हो गया, यानी सरस्वती को क्या कहते हैं, शारदा। वीणा भी कहते हैं सरस्वती को। गिरा ध्यान रखिएगा, गिरा भी क्या कहते हैं, सरस्वती को। फिर इला को भी ध्यान रखिएगा, इला भी कहते हैं सरस्वती को। ब्राह्मी भी कहते हैं, ब्राह्मी भी कहते हैं सरस्वती को।
और श्री का भी याद रखिएगा, श्री जो होता है ना, यह भी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। वागीश भी होता है और वागेश्वरी भी होता है। ठीक है। अच्छा मुझे और इसमें बता दीजिए, भुजंग जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? भुजंग। भुजंग जो होता है सर्प का पर्यायवाची है, और सर्प को अहि भी कहते हैं, अहि भी कहते हैं, और विषधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषधर भी कहते हैं, विषधर भी कहते हैं, सरीसृप भी कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं, ब्याल भी कहते हैं, फड़ी, फड़ी का ध्यान रखिएगा, फड़ी भी कहते हैं, और उरग, उरग, उरग भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं, पन्नग भी कहते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अच्छा जात देव किसका पर्यायवाची है? जात देव, जात देव आग का पर्यायवाची है। किसका है? जात देव आग का पर्यायवाची है। ठीक है। और आग का पर्यायवाची होता है हुतासन होता है, कृषाणु होता है, वैश्वानर होता है, दहन होता है, वायुसखा होता है, पावक होता है, अनल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनल भी होता है। अगर यहीं पे मैंने ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा चढ़ा दूंगा ना, तो ये हवा की पर्यायवाची हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने केवल अनल लिखा तो ये आग का पर्यायवाची है। ठीक है। अच्छा करवाल किसका पर्यायवाची है? करवाल, करवाल जो होता है ना, वह तलवार का पर्यायवाची है। किसका? तलवार का पर्यायवाची है। ठीक है। फिर उसके बाद तलवार का और है ना, चंद्रहास हो गया, कृपाण हो गया, असी हो गया, खड़ग हो गया, यह सब किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बड़ा मूर्ख होना, ये सही इसका जवाब होगा। ठीक है। अच्छा बुद्धि होना का जो है मुहावरा क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन। ठीक है। फिर उसके बाद अवसर का लाभ उठाना का क्या हो जाएगा मुहावरा? बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है। बदनाम करना ना, बदनाम करना का मुहावरा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कीचड़ उछालना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? ये ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा बी, कुमुदिनी, ये वाला सही ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा हिरण्यकश्यपु कैसे लिखते हैं जानते हैं आप लोग? हिरण्य कशिपु, इसका ऐसे लिखा जाता है, हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है। कवित्री तो आप लोग जानते हैं, कवित्री ऐसे लिखते हैं, कवित्री। ये शुद्ध शब्द मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा पारलौकिक एक होता है, पारलौकिक शुद्ध शब्द है, पारलौकिक, पारलौकिक हो गया, ये शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद। ठीक है। और इसमें द्वारिका, अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ द्वारिका, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? द्वारका, द्वारका होता है। ठीक है। चलिए और अहिल्या शुद्ध है कि अशुद्ध है? देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ, अहिल्या, अहिल्या शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह अशुद्ध है, ये होता है अहल्या, अहल्या ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार निम्न में किन की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार निम्न में किन की रचना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगेजी, अगेजी की है। किसकी है? अगेजी की है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं पुस्तक के लिए, कौन सी पुस्तक? कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया। ठीक है। इन्हीं अगेजी को जो है 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पुस्तक के लिए दिया गया है। किसके लिए? आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया है। ठीक।
ठीक है। इनकी और पुस्तकें हैं, जैसे हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ठीक है, और चिंता, इतल्यम, ठीक है। तो ये सब इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग समय देख लें, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो और 3 लेखक पे मैंने चर्चा करता, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।